जय हिंद दोस्तों। आज से मैं तुम्हारे लिए एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग द ब्रिटिश एक्ट्स। क्या है ये अंडरस्टैंडिंग द ब्रिटिश एक्ट? जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा है, जिसे हम इनडायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश कहते हैं, या फिर 1858 से जब इंडिया में क्राउन रूल या डायरेक्ट रूल स्टार्ट होता है, तो इस ड्यूरेशन में फर्स्ट एक्ट हम सब क्लास में, मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में पढ़ते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, और वहां से लेकर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इस ड्यूरेशन में जो भी रेगुलेशंस आए हों, एक्ट्स आए हों, चार्टर एक्ट आए हों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट है, इन सब एक्ट का डिटेल एनालिसिस डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हारे साथ करूंगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें मालूम है। तो हम लोग यहां पर ना एक एक करके हर एक्ट का एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट स्टेजेस, उन एक्ट में क्या फीचर्स हैं, उस एक्ट का क्या इंप्लीकेशन था, क्या कुछ ड्रॉबैक था, इंडियंस ने उसकी तरफ क्या रिस्पॉन्ड किया, क्या वो इंडियंस के लिए कितने हद तक हेल्पफुल था, वगैरह वगैरह, जो भी चीजें एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ। ठीक है। एंड सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम जो फर्स्ट एक्ट की मैंने बात कही। कौन से एक्ट की? रेगुलेटिंग एक्ट की। और इंपॉर्टेंट तो ये तुम्हारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेक्शन में यूपीएससी और एपीएससी या बाकी स्टेट पीसीएस सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये समझाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस, चाहे हम यूपीएससी की बात करें या फिर हम स्टेट पीसीएस की बात करें, एपीएससी का, बीपीएससी का, अरुणाचल का, मेघालय पीसीएस, गुजरात पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस में, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, मॉडर्न हिस्ट्री के ये सिलेबस कॉमन है। सो दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्ट। पहले एक्ट से शुरू करते हैं हम लोग। कौन सा एक्ट पहला? रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो अभी मैं बोर्ड पे वर्क करूंगा, ये मैं तुम्हारे साथ बोर्ड वर्क पीडीएफ में कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो तुम वहां से इस बोर्ड वर्क को डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो। आपके बुक्स में, स्टडी मटेरियल में एक्ट्स एक्सप्लेन्ड होते हैं, फिर भी आपको बोर्ड वर्क से नोट बनाना है तो वो मैं शेयर कर दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके कर लेना। तो जो फर्स्ट एक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये फर्स्ट एक्ट क्यों बुला रहा हूं मैं? बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तुम पूछोगे कि सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों, इससे पहले क्यों नहीं अटेम्प्ट किया? तो इससे पहले अटेम्प्ट नहीं करने के पीछे, या फिर एक जेन्युइन सब्सटेंसिव अटेम्प्ट नहीं करने के पीछे रीजन क्या है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ था? 1765 में, इसके बैकग्राउंड पे पीछे आओ, इसके बैकग्राउंड को अगर हम डिस्कस करें तो बैकग्राउंड में हमें दिखेगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज, कंप्लीट डिटेल, कि हर एक्ट से रिलेटेड जो भी पर्सपेक्टिव टच हो सकता है, जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सब हमें मालूम हो। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 का, जिस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड, क्या रिसीव किया गाइज? दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स, ये दीवानी मस्तानी वाला दीवानी नहीं, यहां दीवानी मतलब रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, और जब हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो बंगाल के साथ बिहार एंड उड़ीसा की भी बात करेंगे, है ना। दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इट वाज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने दिया था? मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड ने। क्यों? क्योंकि शाह आलम के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था ना, बैटल ऑफ बक्सर हारने के बाद, इसलिए वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करता है और बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का एक और पार्ट रहता है। कौन सा पार्ट? तो वो दूसरा पार्ट था एडमिनिस्ट्रेशन का। एक पार्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया दीवानी, एक मेन पार्ट एडुकेशन, लोकल गवर्नेंस, हेल्थ, ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन ब्रिटिश के लिए नहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, उनको तो पैसे से मतलब था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है तो पैसा भी जनरेट नहीं होगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो दूसरा पार्ट है, जिसकी तरफ ब्रिटिश ने शुरू में ध्यान नहीं दिया, कौन सा पार्ट? निजामत फंक्शन या फौजदारी फंक्शन, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी मतलब रिवेन्यू कलेक्शन तो
ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अभी भी किसके हाथ में है? लॉ एंड ऑर्डर स्टिल इन द हैंड्स ऑफ, किसके हाथ में बताओ जरा? नवाब एंड डेप्यूटी नवाब, जो मतलब बिहार का डेप्यूटी नवाब होगा उसके हाथ में। क्यों ऐसा किया? ये मैंने तुमको मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस में एक्सप्लेन किया है ना। बताओ मुझे कमेंट कर कर कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजामत फंक्शन क्यों नहीं मांगा, सिर्फ दीवानी फंक्शन क्यों मांगा? और कौन था पर्सन यहां पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से? ये बंदा ना, रॉबर्ट क्लाइव, यही था। क्यों नहीं मांगा इसने, तुम बताओ मुझे एक बार। जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा का दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, तो पैसा ही पैसा था, पैसा ही पैसा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे, इंक्लूडिंग हमारे भाई साहब ये रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने खूब पैसा कमाया, खूब पैसा बनाया, पैसा ही पैसा बना रहे थे। लेकिन ये जो पैसा बना रहे थे ना, इसमें करप्शन काफी था। बंगाल के लोग सफर कर ही रहे हैं। क्यों बंगाल के लोग सफर करेंगे? क्योंकि निजामत फौजदारी अभी भी नवाब और डिप्यूटी नवाब के पास है। ईस्ट इंडिया कंपनी कभी कभी इस रोल को परफॉर्म करती थी, लेकिन उसके लिए भी रिटर्न में पैसा मांगती थी। मतलब निजामत फंक्शन पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। सफर कौन करेगा? लोग करेंगे। और इसको डुअल गवर्नमेंट बुला सकते हैं ना, डुअल गवर्नमेंट। इसलिए कहा जाता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज ए बिगिनिंग ऑफ डुअल गवर्नमेंट। क्यों डुअल गवर्नमेंट? क्योंकि दीवानी अलग, निजामत अलग अलग हाथों में। अब इस डुअल गवर्नमेंट की वजह से पब्लिक परेशान है, करप्शन हो रहा है, पैसा कमा रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स, परेशान है इंडिया की जनता। लेकिन इससे ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी परेशानी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से काफी पैसा उधार पे लेकर रखा था, लोन लेकर रखा था। इंडिया से पैसा निकल तो रहा था, पर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बैंक में नहीं, इनके प्राइवेट बैंक्स में या इनके खजानों में भरा जा रहा था। जैसे रॉबर्ट क्लाइव, इसके ऊपर बड़ा करप्शन का केस चलता है। याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, रॉबर्ट क्लाइव, फेमस रॉबर्ट क्लाइव, बैटल ऑफ बक्सर जीतने वाला, कार्नेटिक वॉर्स जीतने वाला रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर जिसने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड किया? उस सुसाइड के पीछे रीजन करप्शन भी था, इसके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे थे, और कुछ इसके अपने पर्सनल प्रॉब्लम भी होंगे। ओपीएम की बुरी आदत इसको लगी थी। ही वॉज एडिक्टेड टू ओपीएम, ही वॉज एडिक्टेड टू ओपीएम। काफी बुरी लत लगी हुई थी इसे ओपीएम की, और पर्सनल रीजन अपने कुछ रहे होंगे जिसके वजह से ये परेशान चल रहा था। बट हम तो यहाँ करप्शन चार्जेस से कंसर्न्ड है कि इसके ऊपर करप्शन चार्जेस चल रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर। 1765 से लेकर 1765 जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, एंड 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इस बीच काफी करप्शन हुआ, खूब पैसा बनाया इन लोगों ने। और ब्रिटिश पार्लियामेंट इस करप्शन को ऑब्जर्व कर रही है कि करप्शन हो रहा है, पैसा इंडिया से निकाला जा रहा है, लेकिन पैसा हमारे तक तो पहुंच ही नहीं रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक। जब गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रहा है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव और बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स पैसा बना रहे हैं, इसको रोकना होगा। अब इस चीज को रोकने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट लेकर आएंगे? रेगुलेटिंग एक्ट। बैकग्राउंड क्लियर हो गया आपका? कम टू द रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका मेन पर्पस तो हो गया टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए पहला ऐसा अटेम्प्ट था, फर्स्ट सच अटेम्प्ट, और फर्स्ट सच सीरियस अटेम्प्ट भी बोल सकते हो। हालांकि इसके भी अपने ड्रॉबैक्स हैं, बट फिर भी एक सीरियस अटेम्प्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्राइड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए। अब रेगुलेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, तो वो हम फीचर्स में देखते हैं। फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या क्या फीचर? तो सबसे पहले ये फीचर देखो, अभी इनको क्या मिला हुआ है? बंगाल, जहां पर सबसे ज्यादा करप्शन था बंगाल में। और इसके अलावा इनके दो और इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थे, बॉम्बे
एंड मद्रास, ये दोनों क्या है? अदर टू प्रेसिडेंसीज, अदर टू इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर द ब्रिटिश। मद्रास तो इन्होंने अपने स्ट्रेटजी से जीत लिया, बॉम्बे डॉरी में मिला था ब्रिटेन के किंग को, ब्रिटेन के प्रिंस को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था लीज पर। तो पहला काम क्या किया जा रहा है? पहला इंपॉर्टेंट काम हमें क्या देखना है? रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का पोजीशन अप कर दिया गया, एंड नाउ बॉम्बे एंड मद्रास दे केम अंडर, दे बिकेम सबऑर्डिनेट ऑफ बंगाल। अब बॉम्बे का पोजीशन हो गया ऊपर और अब बंगाल का पोजीशन हो गया ऊपर, और बॉम्बे और मद्रास दोनों उसके सबऑर्डिनेट बन गए। its position became important, superior, senior, जिस भी तरह से बुलाओ, over the other two presidencies which became क्या बन गए? subordinate। इसको हम क्या बुला सकते हैं? वी कैन कॉल इट, द हिस्टोरियंस कॉल इट बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं हिस्टोरियंस इसे? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का बिगिनिंग। सेंट्रलाइजेशन ही हो रहा है ना, पहले ये तीनों इक्वल थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले दिस थ्री प्रेसिडेंसीज वर इक्वल, पर अब इन दोनों को, बॉम्बे और मद्रास को सबऑर्डिनेट कर दिया गया, बंगाल को ऊपर ले जाया गया। कह सकते हैं इसको दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। बिल्कुल। सो this was beginning of centralization of power। ध्यान देना इन सब टर्म्स पे, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का बिगिनिंग है। कब अपने पीक पर पहुंचेगा, कब फिर उसमें चेंज आएगा, रिवर्सल आएगा, ये हम एक्ट्स देखते हुए सीखते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जब बंगाल सुपीरियर बन चुका है, सीनियर बन चुका है, तो बंगाल में जो अभी तक गवर्नर था, नाउ ही बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये क्या बन गया है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया है। कौन है हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस चले थे। करप्शन कम नहीं होने वाला है। आज जो करप्शन से इंडियन गवर्नमेंट परेशान है, हम इंडियंस परेशान है कि सरकारी ऑफिसेस में करप्शन है। तुम लोग करप्शन मत करना कम से कम ऑफिस में जाकर, बाबू बनने के बाद। तो ये बाबू कल्चर ब्रिटिश के ही देन है, तब भी करप्शन चलता था। रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर करप्शन चला, इतना परेशान था कि उसने तो सुसाइड कर लिया। वॉरेन हेस्टिंग पे भी करप्शन चलेगा, हालांकि ये बच जाएगा, मैनेज कर लेता है। ये मैनेज करना भी ये ब्रिटिशर्स ने सिखा दिया करप्शन चार्जेस से। खैर उस पर बाद में आएंगे, फिलहाल तो ये बन रहा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सेंट्रलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट फीचर फिर क्या हो जाएगा? नाउ अब बंगाल ऊपर आ चुका है और उसके अंदर कौन से आ चुके हैं? दोनों प्रेसिडेंसीज। कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज? बॉम्बे एंड मद्रास। तो जब बॉम्बे और मद्रास बंगाल के नीचे आ चुके हैं और हमारा गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया है, तो ये अकेले कैसे काम करेगा? इसको काम करने के लिए कुछ और लोगों की हेल्प की जरूरत होगी ना, सपोर्ट की जरूरत होगी। सो इसके लिए और क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। 4 लोगों का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये 4 लोगों का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? ताकि ये 4 लोग गवर्नर जनरल को उसके काम में असिस्ट कर सके, उसके काम में हेल्प कर सके। हमारा गवर्नर ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया है, तो उसके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब बॉम्बे और मद्रास तो सबऑर्डिनेट बन चुके हैं। तो एक गवर्नर जनरल से एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर का फॉर्मेशन हो चुका है।
फिर उसके बाद अब जब बंगाल की वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई है तो जुडिशियल फंक्शंस में ब्रिटिश को रेगुलेट करने थे। सो इसी रेगुलेटिंग एक्ट में अब नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, थर्ड प्रोविजन या फोर्थ प्रोविजन, जो भी नेक्स्ट नंबर आ रहा है, नेक्स्ट प्रोविजन क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का फॉर्मेशन एक्चुअली कब हो रहा है? 1774 में, एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके पहले जज जो हैं, इसके फर्स्ट जज हैं सर एलिजे इम्पे। एलिजे वर्ड कम से कम याद रखिएगा, सर एलिजे, ही वॉज द फर्स्ट जज। ये सारे जज ऑब्वियसली ब्रिटेन से ही आने वाले हैं। आगे जाके जजेस से रिलेटेड और जजेस के रोल से रिलेटेड, उनके पावर से रिलेटेड हम इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी पढ़ते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा। रॉलेट एक्ट में भी जजेस का रोल है। फिलहाल सर एलिजा एम्पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जिसका फॉर्मेशन हो रहा है उसके जज है। याद रखना, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता है, दिस इज नॉट द इंस्पिरेशन बिहाइंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इंस्पिरेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इंस्पिरेशन तो फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो कि कब बनेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बनेगा। इट इज डिफरेंट। ये कलकत्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट था। किसके ऊपर अपना ज्यूरिसडिक्शन दिखाएगा? ज्यूरिसडिक्शंस ओवर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर। शुरू में इनिशियली इंडियन सब्जेक्ट्स पे जुडिशियल पावर नहीं थे, ये भी पॉइंट याद रखिए। इनिशियली नो जुडिशियल अथॉरिटी, हालांकि इसको सही कर लिया जाएगा तुरंत ही, बट शुरू में नहीं थे। ओवर इंडियंस, इंडियन या इंडियन नेटिव्स, शुरू में इंडियंस के ऊपर जुडिशियल पावर नहीं है। नेक्स्ट फिर क्या? अब रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहा है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को बोला कि देखो तुम लोगों ने बहुत करप्शन मचाया है, इंडिया में लोग परेशान हो रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। आज के बाद से कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल्स कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, कोई गिफ्ट नहीं लेगा, मिठाई खाने के लिए पैसा नहीं लेगा, मिठाई का डब्बा नहीं लेगा। नो प्राइवेट ट्रेड गिफ्ट फॉर एनी ऑफिशियल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी ऑफिशियल, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय किसी भी टाइप का ट्रेड करना, किसी भी टाइप का गिफ्ट लेना, ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा। क्योंकि इन सब काम से क्या होता है गाइस, इन सब काम से किस चीज का बर्थ होता है? करप्शन का। और इसी करप्शन को तो कंट्रोल करना था, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को ही तो कंट्रोल करना था। और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज नहीं कंट्रोल होंगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नए नए सैंक्शंस लगाते जाएंगे। इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्न किया था, यह भी पॉइंट सुन लो, कि जब तक तुम अपना लोन क्लियर नहीं करोगे, जो तुम लोगों ने लोन लेकर रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और वो पैसा जब तक नहीं चुकता करोगे, तो जो प्रॉफिट हो रहा है ना उसका बस 6% ले सकते हो, ओनली 6%, 6%। इवन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को वार्निंग दी, लिखी लो इस पॉइंट को भी, वार्निंग टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये बॉडी तो पहले से एग्जिस्ट कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की। वार्निंग टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर देयर reduced tenure and less dividend, जो कि बस 6% लेना इनको अलाउ था जब तक कि सारा का सारा लोन नहीं चुकता कर देते हैं। क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि तुम लोग इनेबल हो, तुमसे संभल नहीं रहा है इंडिया का बिजनेस, एंड दैट्स वाई आपके टेन्योर को कम किया जाएगा। क्योंकि लॉन्ग टेन्योर तक रहने से आप सिर्फ करप्शन करते हो, उस करप्शन से ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ फायदा नहीं होता है। जब तक लोन का पैसा रिटर्न नहीं करोगे तब तक सिर्फ 6% ही डिविडेंड तुमको जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स। अब सिग्निफिकेंस क्या हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर्मली ये डिसाइड किया दैट ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिविटीज मस्ट बी रेगुलेटेड।
ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए कई स्टेप्स भी लिए, जैसे प्राइवेट ट्रेड को खत्म किया गया, गिफ्ट्स लेना बंद किया गया, उनके डिविडेंड पे कंट्रोल लाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का टेन्योर कम किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लिश किया गया। ये सब एफर्ट्स ले रहे थे, लेकिन ड्रॉबैक्स भी था। ड्रॉबैक्स क्या है? तो ड्रॉबैक्स वाइज सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स क्या होगा इनका, दैट सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स क्या होगा गाइज, करप्शन इंडिया में हो रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए इसको सही करना नहीं सोचा। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक, हम ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से भी ड्रॉबैक देखेंगे, पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये कि इट नेग्लेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस का जो भी इंटरेस्ट था, मतलब दैट इज पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों? क्योंकि जो नवाब है, डिप्यूटी नवाब है, वो किसी काम के तो है नहीं, पावर भी उनके हाथ में एक्चुअली था नहीं, और जिनके हाथ में पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं। एक बड़ा अच्छा टर्म यूज किया जाता था, याद रखो इस फ्रेज को ऐसे याद रखो, नवाब एंड हिज डेप्यूटीज वर लाइक हैविंग responsibilities without power, while East India Company was like having power without responsibilities। ये फ्रेज यूज किया जाता था, और कितना सही है ना बंगाल के लिए, कि नवाब और डिप्यूटी जिनके पास पावर नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, और ईस्ट इंडिया कंपनी जिनके पास पावर है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो सफर कौन कर रहा है? इंडियंस। लेकिन उन्हीं के इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट में कहीं पर भी इंडियन इंटरेस्ट को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई। सो एक बड़ा ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या? दूसरा ड्रॉबैक ये निकल कर आया कि ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसी स्टार्ट की गई, सो ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, मतलब जो बाकी जो लोकल यूनिट थे, उन लोकल यूनिट में करप्शन का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम और बढ़ेगा, उनके लेजिस्लेशन मेकिंग पावर्स कम हो जाएंगे। इट मींस द प्रॉब्लम परसिस्टिंग इन बॉम्बे एंड मद्रास कुड नॉट बी एड्रेस्ड। बॉम्बे एंड मद्रास में भी तो करप्शन चल रहा था, सिर्फ बंगाल में नहीं, उसको एड्रेस किया नहीं इन्होंने अच्छे से। ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन the problem in Bombay and Madras persisted even these local centers lost their relevance। एंड एक और अगर हम ड्रॉबैक ये निकालें तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बना दिया गया है, पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई ऐसा प्रोविजन नहीं रखा था जिससे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जा सके, कि उसका जो रिपोर्ट वो पार्लियामेंट भेजता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट हर महीने या हर साल या साल में 2 बार 3 बार, उसके ऊपर उस पर एक्शन लिया जा सके। ऑल्सो नो फिक्स्ड responsibilities for Governor General of Bengal। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने भी खूब करप्शन मचाया। इवन देयर वाज नो क्लियर डिवीजन बिटवीन पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द सुप्रीम कोर्ट। ये भी एक ड्रॉबैक लिख लो, ये भी एक ड्रॉबैक लिख लो। Also,
नो क्लियर डिवीजन ऑफ पावर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच पावर डिवीजन होना चाहिए ना, पावर सेपरेशन होना चाहिए, पर यहां सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है बिटवीन द गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। इन दोनों के बीच डिवीजन ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर भी क्लियर नहीं है। दैट्स वाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में फ्लॉ थे। अब इस फ्लॉ को सही करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक अमेंडमेंट आता है, संशोधन, थोड़ा सा चेंज, अमेंडमेंट। लिख लो इस अमेंडमेंट को, क्या अमेंडमेंट किया इन्होंने। ये दूसरा एक्ट नहीं है, बस उसमें अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट्स समझ लो इस अमेंडमेंट्स को, अमेंडमेंट्स टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कब हो रहा है, इन 1781 में ये अमेंडमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया जा रहा है। 1773 के इस अमेंडमेंट से सबसे पहली बात यह थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता है, अभी हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का जब फंक्शन लिखा था गाइज, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का क्या फंक्शन लिखा, आ जाओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता पे, कि ज्यूरिसडिक्शन ओवर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स इन बंगाल। इंडियन नेटिव्स जो थे इनके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। मैंने बोला ना कि इसको सही कर लिया जाएगा, सही कर लिया गया। जो 1781 में जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, जो संशोधन किया जा रहा है, उस संशोधन से कलकत्ता में जितने लोग रह रहे थे उनके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन बिठा दिया गया कि अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो है, ये कलकत्ता में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो इंडियन हो या ब्रिटिश हो, सबका ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता देखेगी। अगर वो हिंदू है तो हिंदू पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग, अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग। ये हो गया अमेंडमेंट, थोड़ा सा चेंज। इंक्रीज्ड ज्यूरिसडिक्शन ओवर ऑल द रेसिडेंट्स, जितने सारे लोग रह रहे थे सबके ऊपर, ऑफ कलकत्ता एज पर their religious personal laws। उनके रिलीजियस पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग इनके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन बिठा दिया गया। सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे थे कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, तो सेपरेशन ऑफ पावर लाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बोला गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का उसके ऊपर कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। इसके वजह से भी करप्शन होंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता उन ऑफिशियल एक्ट्स को नहीं देख सकता था। एक्चुअली पहले डिफरेंसेस थे, पहले ये चीज क्लियर ही नहीं था, अब ये क्लियर कर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता उनके ऑफिशियल एक्ट्स को नहीं देख रहा है। इवन जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड वर्क होते थे, चाहे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का वर्क है, चाहे वो बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स का वर्क है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता अब उन रेवेन्यू रिलेटेड वर्क्स को, ऑफिशियल वर्क्स को नहीं ज्यूरिसडिक्शन में आता था। इसमें फ्लॉ है, बट ये एक अमेंडमेंट किया गया था ताकि सेपरेशन ऑफ पावर किया जा सके, पावर अलग अलग सेपरेट किया जा सके। नो ज्यूरिसडिक्शन over the official works, revenue related works of गवर्नर जनरल, वही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड हिज ऑफिशियल्स। नो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, यहां पे ये ऐड कर लीजिए। नो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता ओवर द ऑफिशियल वर्क्स और द रेवेन्यू रिलेटेड वर्क्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड हिज ऑफिशियल्स। मतलब उसका जो ऑफिशियल है, उसके जो एम्प्लॉय हैं एंड गवर्नर जनरल, उसके रेवेन्यू रिलेटेड ऑफिशियल वर्क्स पे अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा। तुम बोलोगे कि सर ऐसे तो करप्शन और बढ़ेगा, तो बिल्कुल और बढ़ेगा, तभी तो वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस चले थे। लेकिन इससे कम से कम सेपरेशन ऑफ पावर तो हुआ। सेपरेशन ऑफ पावर होने की वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता और गवर्नर जनरल एक दूसरे में आपस में लड़ते नहीं थे।
आपस में लड़ते नहीं थे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि ये जो अमेंडमेंट 71 में कर रहे हैं, इससे थोड़ा बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। बट हुआ क्या, हुआ ये कि रेगुलेटिंग एक्ट में इतने सारे फ्लॉ थे, जैसे एक फ्लॉ तुमको यहां दिख रहा है, इंडियन इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया था, उसका कोई अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता अब इंडियन सिटीजन्स को भी जो कलकत्ता में रह रहे हैं उनके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन कर रही थी, बस यही हुआ था। तो इतने सारे फ्लॉ होने के वजह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या उसका अमेंडमेंट 1781 का ज्यादा इफेक्टिव नहीं साबित हुआ। जब ज्यादा इफेक्टिव नहीं साबित हुआ तो फिर इसके फ्लॉज को रिमूव करने के लिए एक नया एक्ट लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट आती है, जिसको हम बुलाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस तरह से प्रॉपरली हर एक डिटेल को देखते हुए हर एक्ट को, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तक हमें करना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।